गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आप अपना एनालिसिस कर पाएँ कि आप इस टॉपिक को कितना जानते हैं, क्योंकि अगर आप कंपटीशन के फील्ड में उतरे हैं तो आप पुरानी क्लासेस में इस टॉपिक को जरूर पढ़ चुके होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा गुण केवल सजीवों में पाया जाता है? केवल सजीवों में पाया जाता है। आपको ऑप्शन है जो चल फिर सकते हैं, जो ऊर्जा जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनमें आणविक गति होती है या जिनमें ये सब पाया जाता है। तो आप इस का आंसर सोचिए, मुझे तब तक नीचे कमेंट्स में लिखिए जब तक ये लेक्चर कंप्लीट होता है और लेक्चर के अंत में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आप देखोगे तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक क्या है जैव और दूसरा है प्रक्रम। इस जैव मतलब जीवित यानी कि सजीव, और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो सजीवों में पाई जाती है उसे जैव प्रक्रम करते हैं। इसका डेफिनेशन आप बना सकते हो, लेकिन पहले इसका मीनिंग समझिए प्रॉपरली क्या मीनिंग है। जैव प्रक्रम मतलब जो सजीवों में होने वाली प्रक्रिया। आप बात याद है कि सजीव होते कौन है। आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें सबसे पहले यही टॉपिक लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस यानी कि सजीव। अगर मैं किसी से पूछूं कि सजीव क्या होते हैं तो इसमें से आप लोगों का आंसर आएगा, जैसे क्या आंसर आ सकता है कि जिनमें जो चल सकते हैं, जिन्हें क्या होते हैं भोजन की आवश्यकता होती है, जो श्वसन करते हैं, यही आंसर आएगा ना। ये आंसर भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप जरा इसको थोड़ा सा अलग एंगल से सोचने की कोशिश करें। जैसे जो सजीव है उन्हें मेन दो ग्रुप में बांटा गया है, जो कि क्या है एक जंतु, जीव जंतु, और दूसरा ग्रुप कौन सा होता है पेड़ पौधे, सभी जानते हैं। अब आप देखोगे जीव जंतु क्या है चल सकते हैं, हमने उन्हें भोजन करते हुए भी देखा है और हमने उन्हें श्वसन करते हुए भी देखा है। क्या पेड़ पौधे को किसी ने चलते हुए देखा है? नहीं देखा। भोजन करते हुए देखा है? नहीं देखा है। श्वसन करते हुए देखा है? नहीं देखा है। मतलब उनमें ये दोनों प्रोसेस तो होती हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो गतियाँ, जो प्रोसेस हमें दिखाई देती हैं किसी भी पदार्थ में, किसी भी जीव जंतु में, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये नहीं तय कर सकते हैं कि कोई पदार्थ सजीव है या निर्जीव है। अब बात यह है कि अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो वो कौन सी प्रोसेस है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ये तय कर पाएँ कि कोई पदार्थ सजीव है या निर्जीव है। तो उसको समझने से पहले आप जरा ये समझिए कि जो जीव जंतु या पेड़ पौधों का शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो अधिकांश लोगों का आंसर आएगा कि जीव जंतु और पेड़ पौधों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलके बना हुआ। बिल्कुल सही आंसर है, कोशिका से मिलके बना हुआ। लेकिन कोशिका कैसे बनती है? कोशिका जो बनती है ये बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलके बनी हुई होती है। किससे? अणुओं से मिलके बनी हुई होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जंतुओं का शरीर है वो मेनली किस चीज से मिलके बना हुआ है? अणुओं से मिलके बना हुआ। और ये जो अणु होते हैं इनमें क्या होती है, लगातार गति होती रहती है और इस गति को जो है हम आणविक गति कहते हैं। आणविक गति कहते हैं। यहाँ पे जो समझाने का मतलब था, मेरा मेन मतलब ये था कि आप ये समझ सको कि जीव जंतु का जो मेन शरीर है, जिसके उसकी सबसे छोटी इकाई है, जो जिससे हमारे छोटी इकाई भी मिलके बने वो क्या है, अणु है। और ये अणु क्या होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। अब जीव जंतु और अब सजीव और निर्जीव में जो हमें अंतर हम कर पाते हैं वो मेन अंतर होता है इस आणविक गति के आधार पर ही। जिन जीवों में क्या होता है, ये आणविक गति पाई जाती है, जिनमें ये पाई जाती है वो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। और जिनमें ये नहीं पाई जाती वो कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच में हम
किस आधार पर डिफरेंस कर सकते हैं, देखने के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि आणविक गति हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं ना। तो हमें जो मेन जो पॉइंट होता है या जो मेन अंतर जिसके आधार पर हम बिल्कुल सही ढंग से बता सकते हैं कि वो निर्जीव है या सजीव है, वो कौन से हैं, आणविक गति। और क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। हम क्या करते हैं, पूरा सजीव और निर्जीव पढ़ के चले जाता है, पूरे उसके अंतर पढ़ के चल जाते हैं, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो मैंने आपके क्वेश्चन में यही दिया था कि सजीवों में कौन सी गति पाई जाती है। अब आप उस क्वेश्चन को जरा समझिए। मैंने पहले दिया था कि जो चल फिर सकते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो जंतु है वो चल फिर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी पत्थर को अगर हम फेंके तो उसने भी क्या करी है, अपनी अवस्था को बदला है। मतलब अपनी अवस्था को बदलना मतलब उसमें भी गति हुई है। अब गति तो उसमें पत्थर में भी हुई है और जंतु में भी होती है। मतलब क्या दोनों सजीव है? हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्थर क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। इसका मतलब हम क्या देखने के आधार पर तो उसमें क्या डिफरेंस नहीं कर पाए। दूसरा मैंने ऑप्शन दिया था, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जंतु ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पूरी करते हैं? भोजन करके करते हैं। लेकिन हमने पत्थर फेंका तो पत्थर को भी हमने क्या करी, ऊर्जा दी। कौन सी ऊर्जा? मांसपेशीय ऊर्जा दी, जिसके कारण उसने क्या करी, गति कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो, दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता हुई है। तीसरा मेरा ऑप्शन था कि आणविक गति होती है। अब आणविक गति अगर देखेंगे केवल जंतुओं में पाई जाती है या केवल सजीवों में पाई जाती है। जो पत्थर या निर्जीव वस्तु है उनमें आणविक गति नहीं पाई जाती। तो जो एक बोलते हैं ना, कोई की पॉइंट होता है, जो की पॉइंट होता है किसी को डिफरेंस करने का सजीव और निर्जीव में, वो है आपकी आणविक गति। अब आप समझ चुके हैं कि आणविक गति क्या होती है। सजीवों में आणविक गति पाई जाती है और निर्जीवों में आणविक गति नहीं पाई जाती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आणविक गति की आवश्यकता क्यों है। अगर आणविक गति हो रही तो कोई तो आवश्यकता होगी। क्या आवश्यकता है आणविक गति की? आणविक गति की आवश्यकता, क्या आवश्यकता हो सकती है? सोचिए जरा। आपको पता होगा कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, और ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, कंटिन्यू हमारे शरीर में क्या है, टूटती रहती है और उनकी जगह पे क्या होते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो ये अणु होते हैं ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, कंटिन्यू लगातार गति करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और इनके अणुओं से क्या होते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण। अब आप समझ चुके हैं कि आणविक गति क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर एक बार तो बन गया, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कंटिन्यू कोशिकाएं टूटती रहती हैं और उन कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाओं का बनना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होती है, आणविक गति होती है और वो क्या करते हैं, मिलके एक नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं, माना कहीं पे हमारा कट लगा, माना हमारा हाथ कटा, कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि हमारा घाव जो होता है वो धीरे धीरे भरने लगता है। तो भरता कैसा है, होता ये है कि जहाँ पे हमारा माना यहाँ पे हमारा कोई कट लगा तो हमारे शरीर में अणु क्या होते हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं। और इस जहाँ पे कट लगा यहाँ पे क्या होता है, लगातार आके ये क्या करते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और वहाँ पे क्या होता है, पूरा घाव भर जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आणविक गति क्यों आवश्यक होती है, शरीर की मरम्मत और उसे अनुरक्षण प्रदान करने के लिए। मतलब है कि हमें आवश्यकता क्यों होती है, शरीर की मरम्मत के लिए, मरम्मत, और दूसरा क्या है, एवं अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण। अब आप मरम्मत तो समझ चुके हैं, अनुरक्षण क्या, मरम्मत मतलब रिपेयरिंग के लिए, जहाँ पे टूट फूट गई वहाँ पे क्या हो गया उसे दोबारा सही करने। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, जो है जैसा है उसको उसी कंडीशन में बनाए रखने के लिए। तो आणविक गति क्यों आवश्यक है, एक तो नई कोशिकाओं को बनाने के लिए, दूसरी शरीर की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी कई जगह आता है। अब आपके अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। जैव यानी जीव, जीव यानी सजीव, और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, सजीवों में होने वाली प्रक्रिया। तो जैव प्रक्रम का डेफिनेशन इस तरह से होता है कि सजीवों में पाई जाने वाली वे सभी प्रक्रिया जो उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जैव प्रक्रिया कहलाती है। क्या, सजीवों में पाई जाने वाली सभी
प्रक्रिया जो क्या होती है उसे जीवित रखने के लिए, जीवित जो उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक हो। डेफिनेशन बन गई, मतलब जय प्रकाश सजीवों में पाए जाने वाली वो सभी प्रक्रिया जो उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जय प्रक्रम पाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया होती हैं? जैसे हमें जीवित रहने के लिए सबसे पहले क्या होता है? भोजन चाहिए होता है, मतलब पहली प्रोसेस क्या होगी? पोषण। दूसरा हमें क्या होता है? सांस लेना जरूरी होता है, मतलब दूसरा जो है सांस तो नहीं कह सकते, लेकिन दूसरी जो प्रोसेस है श्वसन। तीसरा जो प्रोसेस है वो है परिवहन, और चौथा जो प्रोसेस है वो है उत्सर्जन। ये चारों प्रोसेस जो होते हैं जीवों में जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, और इन्हीं ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जा सकता है। अब थोड़ा थोड़ा इसका मीनिंग समझे। पोषण, पोषण मतलब हमने भोजन किया, भोजन के बाद हम क्या करते हैं? उसका पाचन करते हैं। भोजन करना और उसका पाचन होना क्या हो गया? पोषण हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सांस में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, और ये ऑक्सीजन जो होता है बचे हुए भोजन का क्या करता है? ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस बचे हुए भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया आपका श्वसन। अब श्वसन और ऊर्जा मिल गई तो हमें, हमारी बॉडी को क्या होती है? सारी जगह जो होते हम, जैसे श्वसन है, श्वसन के लिए क्या, हमारे पूरे ऑर्गन तो वायुमंडल के उसमें है नहीं, कांटेक्ट में है नहीं, जो क्या कर सके वो ऑक्सीजन को ले सके। तो इसी तरह परिवहन जो होता है ऑक्सीजन, परिवहन जो होता है ऑक्सीजन और साथ में भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे शरीर में जो है परिवहन प्रक्रिया होती है। लास्ट में जो है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? जो हमारा शरीर का अपशिष्ट होता है, निपटारा। जो अपशिष्ट का निपटारा होता है वो कौन सी प्रोसेस द्वारा होता है? उत्सर्जन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके सारे पॉइंट को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम उसके पोषण के बारे में जानेंगे, फिर श्वसन, फिर परिवहन, फिर उत्सर्जन। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रोसेस क्या होती हैं और श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन होता क्या है। अब आप इसको डिटेल में नेक्स्ट पोषण, पोषण है क्या? पोषण मतलब भोजन को अंतःग्रहण करने की विधि, यानी हम जिस भी प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, जिस भी प्रकार से मतलब है, जैसे कि प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उनमें खुद में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जंतु क्या करते हैं? पूरा का पूरा भोजन को क्या करते हैं? शरीर के अंदर ले जाते हैं, और उसका डाइजेशन क्या होता है? शरीर के अंदर हो जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि जो मरे हुए जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या है? सड़ी गली पदार्थ डाली गई है, वहाँ पे उग जाते हैं, वहीं से उन्हीं से क्या करते हैं? अपना पोषण, अपना भोजन लेते हैं। तो हमने देखा कि सब में क्या हो रहा है? अलग अलग प्रकार से क्या करें? भोजन ग्रहण करते हैं, और ये अलग अलग प्रकार से भोजन को ग्रहण करने को ही क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। यानी पोषण क्या हो गया? पोषण क्या हो गया? भोजन को अंतःग्रहण करना। जब हम भोजन को अंतःग्रहण करते हैं तो ये जो भोजन होता है ये क्या होता है? आपका जटिल फॉर्म में होता है। हम इस फॉर्म से क्या होते हैं? ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है। तो हमें क्या करते हैं? शरीर को चलाने के लिए या जीवन में अपने कार्य को करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं? इस जटिल फॉर्म को क्या करते हैं? सरल फॉर्म में या सरल प्रकार में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ताकि हमें क्या हो? ऊर्जा प्राप्त हो। लेकिन इस सरल में करने के लिए हमें भोजन को क्या होता है? पचाना होता है, और इस पचाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों की या ऐसे पदार्थ की जरूरत होती है जो क्या होते हैं? इस पाचन की क्रिया को क्या कर दे? तीव्र कर दे। तो हमारा शरीर क्या करता है कि जैसे ही हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर कुछ ऐसे पदार्थों का क्या करता है? स्त्रावण करता है, जो पचाने की क्रिया को क्या करते हैं? तेज कर देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? वो जो पदार्थ होते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक या फिर इन्हें एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम क्या होते हैं? हमारे भोजन में मिलके क्या करते हैं? उसको पचाने की क्रिया को क्या कर देते हैं?
तेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है सरल भोज्य पदार्थ में टूट जाता है और हमें क्या करती है मिलती है एनर्जी मिलती है। जैव उत्प्रेरक समझ चुके हैं। जैव उत्प्रेरक क्या है? ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देते हैं तीव्र कर देते, रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्यों? जैव उत्प्रेरक बीच में छूट गया है, उत्प्रेरक इस तरह से लिखा जाएगा। जैव उत्प्रेरक क्या हो गया? ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देते। जैव क्योंकि जीवों में पाए जाते हैं इसलिए जैव उत्प्रेरक, और नॉर्मली क्या करता है एंजाइम कहा जाता है। यानी कि जो भोजन की प्रक्रिया है वो भी क्या है एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो पोषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? भोजन को अंतःग्रहण करने की विधि जिसमें जंतु क्या करते हैं जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए कुछ जैव उत्प्रेरकों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है एंजाइम कहा जाता है। ये तो होगी पोषण। आप समझे जरा थोड़ा सा पोषण। जब हम पोषण की बात करते हैं मतलब हमने क्या करा उसमें भोजन को ग्रहण करा। भोजन को ग्रहण करने से हमें क्या मिलता है? कुछ पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व जैसे क्या मिलता है इसमें? हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसके अलावा हमें मिलता है वसा। इसके अलावा हमें कुछ विटामिन मिलते हैं और क्या मिलता है? हमें कुछ खनिज तत्व मिलते हैं, मिनरल्स जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, आप देखोगे कि ये तीनों और ये दोनों एक दूसरे से कुछ अलग है। अलग कैसे? जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि जो विटामिन्स और खनिज तत्व हैं इनसे हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। लेकिन ये भी क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन और जो मिनरल है प्रॉपर मात्रा में ना हो तो हमारा शरीर क्या होता है ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है वो क्या होते हैं शरीर को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक होते हैं, और विटामिन और खनिज तत्व क्यों होते हैं? वो बॉडी के मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे आप पोषण समझ चुके हैं। पोषण क्या बताया मैंने? भोजन को अंतःग्रहण करने की विधि, और भोजन को अंतःग्रहण करने की विधि के आधार पर पोषण को जो क्या है दो भागों में बांटा गया है। पोषण जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों, पहला जो है वह है आपका स्वपोषी पोषण, और दूसरा जो टाइप है वो है आपका विषमपोषी पोषण। किसके आधार पर बांटा गया है इसको? पोषण को भोजन को अंतःग्रहण करने की, भोजन को ग्रहण करने की विधि के आधार पर इसको क्या करा गया है? दो भागों में बांटा गया। अब आप इसके नाम से समझे। स्व मतलब होता है स्वयं, पोषी मतलब अपना पोषण करने वाले, या ऐसे जीव जो क्या करते हैं अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहा जाता है। इसके अंतर्गत इसमें दो भागों में बांटा गया है, या इसके अंतर्गत दो प्रकार के जीवों को रखा गया है, जिसमें पहले आते हैं आपके पेड़ पौधे, और इसमें पेड़ पौधे के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है आपको, सभी पेड़ पौधे समझ लीजिए लगभग। और इसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ क्या जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया जैसे उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या हो गया? ये क्या साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर आप पेड़ पौधे और इस साइनोबैक्टीरिया या कुछ बैक्टीरिया में देखोगे तो इनमें क्या होता है? अपना क्लोरोफिल होता है,
फिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ठीक है। ये आगे से डिटेल में आएंगे, फिलहाल इसको यहाँ पे इतना समझ लीजिए। इनमें क्या होता है, अपना एक तत्व पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये करते हैं क्या है, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों के थ्रू क्या लेते हैं, मिट्टी से पानी क्यों लेते हैं, और इनमें अपना क्लोरोफिल होता है। और ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, स्वपोषी कहा गया है। और स्वपोषी, जिनमें स्वपोषी में जो पोषण पाया जाता है उसे स्वपोषण कहा जाता है। साथ में इन्हें एक इम्पॉर्टेंट और भी कुछ कहा जाता है जिसे हम कहते हैं उत्पादक। इन्हें उत्पादक कहा, उत्पादक क्यों, क्योंकि यही वो हमारी धरती पे जीव है जहाँ से भोजन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, या जहाँ से सबको भोजन मिलते हैं, यानी भोजन को पैदा करते हैं। कैसे, जैसे पेड़ पौधों ने क्या करा, प्रकाश संश्लेषण करा। प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण, उन्होंने भोजन बनाया, उनकी बॉडी के लिए जितना भोजन जरूरत है उतना तो उन्होंने यूज कर लिया, बाकी बचे हुए भोजन को क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं। कैसे, अपने फल के रूप में, अपने बीज में, अपनी जड़ों में, अपनी पत्तियों में, और उन्हीं फल फूल जड़ पत्ती को हम या अदर्स एनिमल्स क्या करते हैं, खाते हैं। इस तरह हम अपना भोजन क्या करते हैं, इनसे लेते हैं, और ये क्या करते हैं, पैदा करते हैं भोजन को। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण की बात करिए, प्रकाश संश्लेषण, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और हमें इस चैप्टर में स्वपोषी के अंदर या स्वपोषण के अंदर जो हमने पढ़ना है वो हमें प्रकाश संश्लेषण ही पढ़ना है। यहाँ पे बस आप समझ लीजिए कि पोषण होता क्या है, उसका एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आपको आगे समझने में ईजी हो। आगे जो प्रोसेस है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हमें डिटेल से पढ़ना, वो हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप उससे पहले कि पूरा पोषण का जो एक चार्ट है अपने दिमाग में क्या उसे बैठा लीजिए। तो आप स्वपोषी पोषण समझ चुके हैं। अब बात करते हैं विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब, विषम मतलब होता है दूसरे, यानी कि ऐसे जीव जो दूसरों से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, विषमपोषी पोषण कहा जाता है। विषमपोषी पोषण को भी अगेन जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों पे कैसे है, तो क्या विषमपोषी मतलब दूसरों से ही अपना भोजन ले रहे हैं, लेकिन जो भोजन लेने की विधि है वो अलग अलग है, और उस अलग अलग विधि के अकॉर्डिंग उन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया। जो पहला ग्रुप है उसमें आता है आपका मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण आपके नाम से देख लीजिए, मृतोप मतलब मृत, जीवी मतलब जीव, मतलब ऐसे जीव जो क्या मृत जीवों से क्या करते हैं, अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी जीव कहा जाता है। और उनका जो पोषण हो गया उसे क्या कहेगा, मृतोपजीवी पोषण कहा जाएगा। होता क्या है कि कुछ जो जीव होते हैं ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कोई पेड़ पौधा जीव जंतु मरा हुआ है, या पे जहाँ पे क्या होता है, कुछ हमने सड़ी गली चीज़ें डाली हुई होती है, वहाँ पे क्या होता है, उग जाते हैं, और उन पदार्थों से, उन सड़ी गली चीज़ों से या उन मृत जीवों से क्या करते हैं, अपने भोजन को लेते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है, और उनके पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। यानी कि कुछ जीव मृत पेड़ पौधों एवं जंतुओं से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी। पेड़ पौधे जीव जंतु या सड़ी गली चीज़ें, आप पूरा लिखना अपने नोट्स में, सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। करते कैसे, माना यहाँ पे कोई क्या है, मृतोपजीवी है, यहाँ पे क्या होगा, वो एक जीवी क्या हो जाएगा, एक दूसरा जीव क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, और ये जिस सरफेस मतलब इस सरफेस से क्या है, ये मृत जीव से क्या टच हो रखा है, उससे चिपका हुआ है। यहाँ पे क्या करता है, ये कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे एंजाइम का स्त्रावण करता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे क्या हो रखा है, वो टच हो रखा है, वहाँ पे जितने भी जटिल पदार्थ हैं वो टूट के सरल पदार्थों में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उन सरल पदार्थों को ये क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये भोजन का जो पाचन है कहाँ हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है, और तब क्या है, पचे हुए भोजन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। मतलब इनकी प्रॉपर्टी, दूसरा गुण क्या हो गया इनमें, जो दूसरा गुण, इसको हटा देती हूँ,
जो दूसरा गुण है वो क्या हो गया इनमें कि ये क्या करते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। पहले भोजन का पाचन कहाँ होता है, भोजन का पाचन कहाँ हो रहा है, शरीर से बाहर। ये बात समझ के, और कैसे भोजन का पाचन करते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण। ये कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं, भोजन का पाचन शरीर से बाहर ही कर लेते हैं। इसके अंदर कौन से जीव आते हैं, इसका उदाहरण यहाँ लिख देती हूँ। इसके जो उदाहरण है इसमें कवक आते हैं। कवक जैसे सबसे फेमस मशरूम, उसके अलावा आपका हो गया ईस्ट, उसके अलावा आपका हो गया फूफुंद या जिसे फुफुंदी भी कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है, इन सब में मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये मृत जीवों से अपना पोषण लेते हैं या अपना भोजन लेते हैं। तो आप मृतोपजीवी पोषण समझ चुके हैं। दूसरा जो है वो है आपका, दूसरा जो टाइप है वो है आपका परजीवी पोषण। परजीवी से आप समझ लीजिए, परजीवी का मतलब पराया और जीव मतलब जीव, मतलब ऐसे जीव जो पराय जीव से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, परजीवी भोजन करते हैं। इसके उदाहरण से आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, जूं। जूं क्या करता है, जूं क्या करता है, दूसरों के सर पे रहता है और वहाँ से उनसे क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, लेकिन बिना उन्हें मारे हुए। यानी कि ऐसे जीव जो दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं बिना उन्हें मारे हुए, उसे बोलते हैं परजीवी। और उनमें जो पोषण पाया जाएगा वो कैसा पोषण, परजीवी पोषण। यहाँ से थोड़ा मिठा देते हैं इसे। जो दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन कैसे, बिना उन्हें मारे हुए, बिना उन्हें मारे हुए। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, आपने जूं, इसके अलावा मच्छर। मच्छर क्या होता है, दूसरे को काटता है लेकिन उसे काटने से कोई मरता नहीं है, तो क्या हो गया, मच्छर। और जोंक होगी, जोंक। इसके अलावा आप इसके उदाहरण फीता कृमि, फीता कृमि। पेड़ों में बात करें तो क्या हो गया, अमर बेल। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल दे दिए जाता है और आपस में मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन मृतोपजीवी है, कौन परजीवी है या कौन स्वपोषी है। तो एग्जाम्पल को ढंग से दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सा एग्जाम्पल है और क्यों इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। अगला जो टाइप है विषम पोषी के अंतर्गत वो है आपका होलोजोइक पोषण, या इसे होलोजीवी पोषण भी कहा जाता है। दोनों इसके नाम है। अब इसे समझ लीजिए थोड़ा सा कि होलोजीवी क्यों। होलो का मतलब होता है, यहाँ पे होलो का मतलब होता है पूरा, यानी कि जो पूरे जीव को क्या कहते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं, यानी पूरे भोजन को शरीर के अंदर लेने वाले, शरीर के अंदर लेने वाले। यानी क्या होगा, पूरे हम जैसे एग्जाम्पल समझ, जैसे मनुष्य क्या करता है, पूरे रोटी का टुकड़ा लिया मुंह के अंदर ले जाता है और उसका पाचन क्या करते हैं, शरीर के अंदर होता है। तो मतलब पूरा होलो पूरा टुकड़ा ले जा रहा है, पाचन कहाँ हो रहा है, शरीर के अंदर। मतलब होलोजीवी ऐसे जीव जिनमें क्या होता है, भोजन का जो पाचन है, भोजन का पाचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, होलोजीवी कहा जाता है। उनमें जो पोषण हो गया होलोजीवी पोषण या होलोजोइक पोषण कहा जाता है। उसके उदाहरण, इसके जो एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें मानव, आपका कुत्ता, बिल्ली, यानी कि सभी जंतु, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, जो भी आप कहना चाहो, वो सब किसमें आते हैं, होलोजीवी में आते हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा, पोषण होता क्या है, मतलब भोजन अंतःग्रहण करने की विधि। और भोजन को अंतःग्रहण करने की विधि के आधार पर पोषण को दो भागों में बांटा गया है,
स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, और विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते या दूसरों पे क्या होते हैं, डिपेंड। दूसरे किस पे, ये जो विषमपोषी जितने भी जीव हैं ये डिपेंड किस पे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इन्हीं को खाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं को खाते हैं, इन्हीं से अपना जीवन को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। फिर विषमपोषी को उनके दूसरे पे तो जीवित हैं, लेकिन उनसे जो भोजन ग्रहण करने की विधि सबकी अलग अलग है। उस आधार पर इनको क्या करा गया, फिर 3 रूप में बांटा गया। एक मृतोपजीवी, ऐसे जीव मतलब जो क्या होंगे, मृत जीवों से अपने पोषण लेंगे। परजीवी जो पराय जीव दूसरे जीवों से अपने पोषण लेंगे। होलोजीवी जो मतलब किसी जीव को पूरा शरीर के अंदर ले जाते हैं और उसका डाइजेशन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। तो इस तरह से क्या होता है, पोषण कंप्लीट होता है। पोषण के अंदर जो हमने मेन पढ़ना है वो हमने स्वपोषी में पढ़ना है आपका प्रकाश संश्लेषण, और विषमपोषी में या होलोजोइक पोषण में पढ़ना है आपको मानव में डाइजेशन। तो ये आज हम पढ़ेंगे स्वपोषण। स्वपोषण में जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्रकाश संश्लेषण। पहले स्वपोषण समझ ले। स्वपोषण मतलब स्वपोषी पोषण, मतलब ऐसे जीव जिनमें क्या होता है, जो स्वपोषी होते हैं उनमें स्वपोषण पाया जाता है। स्वपोषी जीवों में क्या पाया जाता है, स्वपोषण पाया जाता है। स्वपोषी मतलब स्वयं पोषी मतलब पोषण करने वाले, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है। अपना भोजन स्वयं बनाते कौन है, कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं, पेड़ पौधे। और कुछ क्या होते हैं, कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया, जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए, एक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब स्वपोषण और स्वपोषण किसमें पाया जाता है, स्वपोषी जीवों में पाया जाता है। स्वपोषी जीव मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते कौन है, पेड़ पौधे। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं। और पेड़ पौधों के द्वारा स्वपोषण करने या अपना भोजन स्वयं बनाने की जो क्या है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब आप प्रकाश संश्लेषण समझ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये बात हुई प्रकाश संश्लेषण के पीछे की। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्या थी, ये कहानी थी एक तरह की। अब हम मेन प्रकाश संश्लेषण पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण आप समझ चुके हैं किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका मीनिंग समझ लीजिए। प्रकाश यानी लाइट, संश्लेषण का मतलब जहां भी संश्लेषण होता है उसका मतलब होता है बनना, यानी कि बनना। क्या बनना, यहाँ पे जो बनने की बात करी जा रही वो है भोजन का बनना। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का बनना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। किसमें बनता है, पेड़ पौधों में बनता है। बनता कैसे है, अब हम उसको जानेंगे। पहले ये देख ले किसमें बनता है, पेड़ पौधों में बनता है। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं अपनी। माना कि ये हमारा क्या है, पेड़ है, ये इसकी कुछ पत्तियां हो गई इस तरह से, माना ये हमारा पेड़ है। अब हम इसकी कुछ जड़ें बना लेते हैं, और ये क्या है, इसकी जड़ें। तो ये प्लांट करता क्या है, इस प्लांट में जो जितना भी इसका ग्रीन एरिया, जो इसका हरा वाला भाग है, तो उसके पास क्या होता है, अपना क्या होता है, उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये समझ लीजिए कि पेड़ पौधों में एक ऐसा हथियार है या ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। उनमें जितना भी प्लांट का ग्रीन एरिया होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और उस ग्रीन एरिया मोस्टली क्या होता है, पत्ती में होता है। तो मान लो पत्ती में क्या होते हैं, कुछ इस तरह के छोटे छोटे से रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्र का काम होता क्या है, ये रंध्र क्या करते हैं, पर्यावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब इन्होंने पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया। ये जड़ें क्या करते हैं, जड़ें जो होती हैं, जो मिट्टी में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, इस पानी का अवशोषण करते हैं और कहाँ पहुंचा लेते हैं, इस ग्रीन एरिया में पहुंचा लेते हैं। अब यहाँ पे वाटर आ गया,
वायुमंडल से इन्होंने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, अपना क्या होता है इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब ये क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश से क्या करते हैं, सूर्य से क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं या प्रकाश ऊर्जा लेते हैं, और इन सबको मिला के, इस सबको क्रिया करके मिला के ये क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। और इस प्रक्रिया इन सबको मिलाकर अपने भोजन को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे रंध्र को समझ लीजिए। रंध्र होता क्या है, रंध्र जो होते हैं लीफ या उसके जो ग्रीनी एरिया होता है उसमें क्या होता है, एक छिद्र होता है जो कुछ इस तरह से होता है, उसके जो बीन्स होती है, बीन्स की तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों को जो है, ये दोनों इसकी द्वार कोशिकाएं कहलाते हैं, द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं, जिसका काम क्या होता है, इसका जो कार्य होता है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऐसे मिस मत कर दीजिएगा। इसका कार्य क्या होता है, रंध्र को खोलना या बंद करना। खोलना बंद करना क्यों जरूरी है, खोलते कब है, जब इन्हें क्या करना होता है, अपने अंदर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे निकालना होता है। क्या होगा इनका वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन इनके लिए क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको निकालना होता है। या फिर जब इन्हें क्या होती है, अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है, तब क्या करते हैं, अपने रंध्र को खोलते हैं, और बाकी जगह जब इनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो अपने रंध्र को बंद कर देते हैं। क्यों जरूरी होता है, ताकि इनके शरीर से एक्स्ट्रा वाटर ना निकल जाए। तो ये काम करता कौन है, द्वार कोशिकाएं करते हैं। ये जो बीच का भाग दिख रहा है ये रंध्र है। इन दोनों भाग को मैंने बता दिया, क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इसमें कुछ क्या होता है, कुछ इस तरह से क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये रंध्र हो गया, जिस रंध्र के थ्रू क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा समझना जरूरी था। तो आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। इसको इस तरह से समझ लीजिए, जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या करते हैं, इन क्लोरोफिल पौधों में जो अपना क्लोरोफिल होता है, और नीचे लिख रही हूं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं, यानी ग्लूकोज को बनाते हैं। C6H12O6 बनता है, साथ में इसमें कुछ ऑक्सीजन क्या रिमूव हो जाती है, साथ में कुछ इसमें वाटर वेपर्स निकलते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होती है, ये जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या बना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब ये ग्लूकोज को बनाते क्यों, क्या जरूरत है पौधों को इस ग्लूकोज को बनाने की, जरूरत ये है कि ये ग्लूकोज जो होता है ये पौधों को क्या करता है, ऊर्जा देता है। किसको, पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए या अपने शरीर के कार्यों को करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जितना ग्लूकोज उनके शरीर में बनता है वो सारा ग्लूकोज क्या आता है, उनको जरूरत नहीं होती उतनी ग्लूकोज की। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उससे क्या करते हैं, अपने शरीर में वो जमा कर देते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, मंड या स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। अगला स्टेप यहाँ से हो क्या जाएगा, ये क्या है, बचे हुए भोजन या हम लिख सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6 को क्या कर देते हैं, संचित कर देते हैं। किस फॉर्म में, मांड की फॉर्म में, या इसे स्टार्च की फॉर्म में क्या कर देते हैं, इसे संचित कर देते हैं। क्यों संचित कर देते हैं, इसे मांड या कई लोग मंड भी लिखते हैं, इस तरह से मंड या स्टार्च। मैं यहाँ आपको कुछ चीजें हैं जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है वो मांड देता है पेपर में, कभी क्या होता है वो सिर्फ स्टार्च देके छोड़ देता है। तो आपको दोनों नाम यहाँ पे क्या होना, पता होना चाहिए। तो आप ये किस फॉर्म में संचित करता है, मांड की फॉर्म में संचित करता है। और क्यों करता है, ताकि जब पौधे को जरूरत पड़े तब क्या कर सके, वो भोजन का संचित करे, उसे यूज कर सके। एक तरह के उनके शरीर में क्या होता है, वो रक्षित ऊर्जा की तरह कार्य करता है, रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह उसका यूज करते हैं। आंतरिक ऊर्जा की तरह क्या करते हैं, उसको यूज कर सके या अपनी आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार क्या कर सके, उसे प्रयुक्त कर सके, इसलिए क्या करते हैं, बचे हुए भोजन को मांड के रूप में संचित कर देते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन को किस रूप में संचित करते हैं, तो किस रूप में करते हैं, मांड के रूप में करते हैं। इतना आप समझ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और समझे जो इसी से रिलेटेड है, जहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूज होने की संभावना होती है। तो क्वेश्चन ये है कि पौधे तो क्या करते हैं, अपने भोजन को किसके रूप में कन्वर्ट करते हैं, किसके रूप में संचित करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। लेकिन जो मानव होता है, वो या जंतु होते हैं, वो किस रूप में अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं, तो किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। मनुष्य की बात करें तो ये करता क्या है, जो इसका ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, ये करता क्या है, इसको क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो जितनी इसको जरूरत होती है उतना तो ये ऊर्जा के रूप में यूज कर लेता है। लेकिन जो बचा हुआ भाग है उसे क्या करता है, ये भी संचित करता है। किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में से कन्वर्ट कर देता है, या ग्लाइकोजन की फॉर्म में से स्टोर कर देता है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड नहीं था, इसलिए यहाँ पे बता दिया, ताकि जब हम अलग अलग पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन मांड के फॉर्म में होता है, कौन क्या ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो ये बात यहाँ पे होती है। आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर इसकी डेफिनेशन बनाने तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, जो आपने पढ़ा लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो होता है, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि प्रकाश संश्लेषण सीधे हो जाता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और सूर्य के प्रकाश मिला और भोजन बन गया, ऐसा होता होगा? ऐसा नहीं होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कई स्टेप, राम से कई स्टेप में कंप्लीट होती है, और उन स्टेप से पेपरों में काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले उन स्टेप को भी यहाँ पे समझना जरूरी होता है। इसको थोड़ा मिटा देती हूँ। स्टेप कुछ इस तरह से होंगे। स्टेप जो है, पहला होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं उनके पास क्या होता है, अपना क्लोरोफिल होता है। इतनी बात सब जानते हैं। ये क्लोरोफिल करता क्या है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करता है। तो करता क्या है, ये अवशोषण करने का काम करता है। अवशोषण करने का काम किसे करता है, प्रकाश ऊर्जा को। पहला स्टेप में यही होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। उसके बाद ये प्रकाश ऊर्जा डायरेक्ट इसी रूप में क्या करते हैं, पौधे यूज नहीं करते, इसे क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते। तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसके बाद रासायनिक ऊर्जा में क्या जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब प्लांट के पास जब रासायनिक ऊर्जा आ जाती है तो ये इसने जो जड़ों के द्वारा क्या करी थी, वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जॉर्व करा था, उस वाटर का क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। ये क्या करते हैं, वाटर का अपघटन कर देता है, और जिसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यहीं से जो है ऑक्सीजन क्या चले जाता है, वायुमंडल में चले जाता है, और उसके जो पौधे के मतलब का सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। अब प्लांट को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल गया है। अब उसके बाद क्या करता है, जो पौधा होता है उसने वायुमंडल से क्या ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन को जो से वाटर से मिले था, उसका क्या करता है, यूज करके वो क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। C6H12O6 बन जाता है। यहाँ पे क्या करता है, जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसका क्या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अपचयन करता है, यानी रिडक्शन करता है। रिडक्शन करता है, और रिडक्शन के थ्रू क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनता है। रिडक्शन होता क्या है, अपचयन होता क्या, अपचयन में या तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा,
निकल जाता है, या फिर क्या होगा, तुम्हारा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन किसी में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या था, हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन जैसे ये उत्पाद में गया इसने क्या हाइड्रोजन बना लिया। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। तो इसमें कितने प्रकाश संश्लेषण कितने स्टेप में कंप्लीट हुए, बहुत से स्टेप होते हैं, लेकिन जितने पेपर में पूछने वाले होते हैं या जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे 3 स्टेप जरूर होती है। पहला स्टेप हो गया कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है तथा वाटर मॉलिक्यूल का अपघटन होता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तीसरा स्टेप ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की फॉर्म में। तो आपको ये स्टेप डिटेल से भी लिखने हैं। आप जब नोट्स बनाएं अपने तो इसे एक फ्लो चार्ट तो जरूर बनाएं, क्योंकि इससे हम बहुत बड़ा सिलेबस बहुत छोटे टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत छोटे टाइम में उसे रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन एक बार डिटेल से जरूर बनाएं ताकि आप जब भूल जाएं तो उस डिटेल से पढ़कर आप उस चीज़ को समझ सकें। डिटेल में कैसा लिखना है आपको, पहला जो होगा, पहला स्टेप लिखना, पहला स्टेप क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। दूसरा स्टेप प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना तथा पानी का अपघटन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में होना। तीसरा जो लिखोगे वो स्टेप होगा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होना कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाली बात होती है वो क्वेश्चन इस तरह से बनता है, यहाँ पे तीनों स्टेप से क्वेश्चन बनता है। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित कर रहा है, क्लोरोफिल ऊर्जा, क्लोरोफिल अवशोषित कर रहा है। दूसरा होता है सूर्य की ऊर्जा को किस रूप, पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो किस रूप में यूज करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है वो है कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होती है हमें वो किससे प्राप्त होती है। तो कहाँ किससे प्राप्त होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से प्राप्त होती है। जब वाटर का अपघटन होता है तब हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। चौथी जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन होता है। पहले तो आप देख रहे हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। दूसरी जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है। तो ये जो है डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल का विघटन है ये प्रकाशीय अभिक्रिया। आप समझिए जरा कैसे। आप देख रहे हैं कि हमें वाटर को तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा की जरूरत पड़े। रासायनिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, प्रकाश से प्राप्त होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रकाशीय अभिक्रिया होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो तो हमें किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अप्रकाशीय ऊर्जा कहा जाता है। ये जो पार्ट है अक्सर लोग से छोड़ देते हैं कि स्टेप पढ़ने की क्या जरूरत, लेकिन सारे क्वेश्चन इसी पार्ट से बनते हैं। तो इससे ढंग से बार बार रिवाइज करके ध्यान रखिए। अगली जो बात आती है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो प्रकाश संश्लेषण वो होता कहाँ है। तो जो कोशिका है प्लांट की उसके किस ऑर्गेनल्स में होता है, तो किस ऑर्गेनल्स में होता है, सारा का सारा जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट है क्या, क्लोरोप्लास्ट सिंपली क्या है, कोशिका का एक ऑर्गेनल है, ये कोशिकांग है। कैसे होता है थोड़ा सा उसे भी यहाँ पर समझ लीजिए। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका कुछ इस तरह की संरचना है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये होगी बाहरी ये होगी बाहरी झिल्ली, ये होगी आपकी आंतरिक झिल्ली, और इसके अंदर कुछ इस तरह के सिक्के की जैसी संरचना होती है। इस तरह की छोटे छोटे ढेर होते हैं इस तरह से, इन्हें कहा जाता है आपका ग्रेना। जो ये हो गए ये होते हैं आपके ग्रेना, और ये ग्रेना जो आपस में एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं, इन्हें कहा जाता है आपका थैलाकॉइड। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है आपका स्ट्रोमा। ये थोड़ा समझने के लिए बस ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि लाइट रिएक्शन और जो प्रकाशीय क्रिया अप्रकाशीय क्रिया वो होती क्या है। जो प्रकाशीय क्रिया है वो आपकी
कहाँ होते हैं? ग्रेना। ग्रेना में जो होते हैं प्रकाशीय क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया कौन सी थी? हमें जब हमारा क्या हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल टूट के किस में बन रहा था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे थे। और जो स्ट्रोमा होता है, उस स्ट्रोमा में हमारे अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? रिडक्शन। तो ये क्या होती है? हमारी अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे भी दो तरह से क्वेश्चन आता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। ग्लूकोज कहाँ पे बनता है? स्ट्रोमा में बनता है। कैसी अभिक्रिया है? अप्रकाशीय अभिक्रिया है। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ बनता है? ग्रेना में बनता है। कैसी अभिक्रिया है? प्रकाशीय अभिक्रिया। आपने देख लिया, इसी चैप्टर में कम से कम आपके इसी एक स्टेप में कम से कम आपके 20 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो पेपरों में बार बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझ चुके हैं? प्रकाश संश्लेषण समझ चुके हैं। उद्भिद पौधों में प्रकाश संश्लेषण, तो हमें पढ़ना है इसका प्रकाश संश्लेषण। इसमें जो है, जो हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था उससे थोड़ा सा अलग इन प्लांट में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मृत उद्भिद मतलब ऐसे प्लांट जो कि रेगिस्तानी जगह पर, रेगिस्तान में उड़ते हैं। रेगिस्तान में आपको पता है वहां पे क्या होती है? पानी की कमी होती है। और पानी की कमी होती है इसलिए उनमें क्या, उनके जो शारीरिक संरचना है, उसकी उनकी जो प्रोसेस है काम करने की, वो थोड़ी सी चेंज हो जाता है। होता क्या है कि जो उद्भिद प्लांट होते हैं या डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनमें दिन में क्या होता है? रेगिस्तान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म होने से क्या होता है उनके शरीर से जो वाष्पोत्सर्जन होने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो ये पौधे होते हैं डेजर्ट प्लांट, पहले होते कौन से? जैसे कि आप जानते हैं नागफनी, और इसके अलावा आपको एलोवेरा, इसके अलावा आपने पाइनएप्पल खाए होंगे। तो ये सब क्या है? मृत उद्भिद प्लांट के एग्जाम्पल है। इनमें होता क्या है कि जब दिन का टाइम होता है, तो जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण देख चुके होंगे वो यहाँ पे इजीली समझ पाएंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले उस प्रोसेस को कंप्लीट देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। इन प्लांट में होता है कि दिन के समय जो होते हैं ये अपने रंध्रों को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। बंद क्यों कर देते हैं? मैंने बताया था कि डेजर्ट प्लांट में क्या होते हैं, जो रेगिस्तानी एरिया होता है वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। अगर ये अपने रंध्रों को खोल देंगे तो रंध्रों को खोलने से क्या होगा? इनमें वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो, इनके शरीर से क्या हो जाएगा? पानी निकल जाएगा। तो इसलिए क्या कर देते हैं? अपने रंध्रों को बंद कर देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन क्या हो? ना हो। इसलिए क्या कर देते हैं? ये अपने रंध्रों को बंद कर देते हैं। ये तो ठीक है, रंध्रों को बंद करने से ये तो इन्हें फायदा होता है कि इनके शरीर से क्या होता है? पानी की कमी नहीं होती है। लेकिन इनको एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत बड़ा नुकसान ये है कि हमें पता है कि किसी भी जीवित प्राणी को अगर जीवित रहना है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे भोजन की आवश्यकता होती है। और प्लांट को भोजन की आवश्यकता के लिए या उसकी पूर्ति के लिए क्या करना होता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए उसे रंध्रों का खुला होना जरूरी है। अब ये दिन के समय तो क्या करते हैं? अपने रंध्र को बंद कर देते हैं। रंध्र को बंद कर देने से क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। और इस कंडीशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं कर पाएंगे तो इनमें क्या होता है? भोजन नहीं बन पाता। अब ये करते क्या है? ये दिन में तो अपने रंध्रों को बंद करते हैं, लेकिन जैसे ही क्या होती है? रात होती है तो ये अपने रंध्रों को खोल देते हैं। अब रंध्रों को खोल देने से क्या होता है? ये यहाँ पे रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तो कर लिया। अवशोषण करने से क्या करते हैं प्लांट? उसका भोजन बनाते हैं। लेकिन भोजन बनाने के लिए हमने प्रकाश संश्लेषण में समझा था तो किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की जरूरत होती है। लेकिन रात्रि में प्रकाश तो है नहीं, सूर्य का प्रकाश तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? वो भोजन नहीं बना पाते रात्रि में। इसलिए क्या करते हैं? वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को, उनकी जो कोशिका होती है, माना ये प्लांट सेल की कोशिका है, प्लांट सेल की कोशिका थोड़ा इस तरह से होती है।
कुछ इस तरह से प्लांट सेल की कोशिका। इसका जो वैक्यूल्स होता है यहाँ पे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, संचित कर देते हैं, यानी स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, मेलेट की फॉर्म में, मेलेट की फॉर्म में इसे, मेलेट एसिड की फॉर्म में इसे क्या कर देते हैं, संचित कर देते हैं। मेलेट अम्ल की फॉर्म में इसे क्या करते हैं, संचित कर दे। अब ये मेलेट अम्ल होता क्या है, जैसे ही रात के बाद फिर क्या आती है, दिन आती है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, जो क्लोरोफिल होता है प्लांट का, वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण करता है, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होकर मैलेट में बदल गया था, इस मैलेट को क्या करता है, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण करता है क्लोरोफिल, और उसकी हेल्प से जो मेलेट उन्होंने अपने बॉडी में स्टोर करा था, उसको क्या दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। जिससे क्या होता है कि अब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिल गया, फिर ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, अब ये क्या जड़ों से वाटर का अवशोषण करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं, C6H12O6 बना लेते हैं। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। हम इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, रात्रि में होता है, जबकि पॉसिबल नहीं है प्रकाश संश्लेषण हो तो रात्रि में कैसे। प्रकाश संश्लेषण का मतलब ही ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ना, लेकिन जब प्रकाश रात्रि में हो तो रात्रि में प्रकाश तो आएगा नहीं। इसलिए बोलते हैं कई लोग कि रात्रि में क्या होती है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, रात्रि में अपना भोजन बनाते हैं। जबकि भोजन तो क्या दिन में ही बन रहा है और प्रकाश की उपस्थिति में ही बन रहा है, इसलिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनमें जो मध्यस्थ उत्पाद बनता है उसका नाम बताएं। तो इसका मध्यस्थ उत्पाद जो था वो अभी मैंने आपको बताया, उसका नाम क्या था, मेलेट एसिड। तो ये जो इस वाले पूरे लेक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है कि डेजर्ट प्लांट में मध्यस्थ बनने वाले उत्पाद का नाम बताएं, या इस तरह से कि कौन से पौधे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मध्यस्थ उत्पाद बनता है। तो कौन से पौधे हैं, डेजर्ट प्लांट है। या आपको कुछ ऑप्शन दे देगा कि जैसे कि आपको दे देगा आम, अमरूद, केला, एक दे देगा नागफनी, निम्न में से किसमें क्या मध्यस्थ उत्पाद बनता है, तो किसमें बनता है, नागफनी में बनता है। तो इसको एक अलग से सेपरेट बनाने या स्पेशली बनाने का मकसद यही था कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझाया जा सके किस प्रकार से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आता है। सम पोषी पोषण, जिसमें हमने मेन पढ़ना है मानव में पोषण, मानव में किस तरह से डाइजेशन होता है। मानव में डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है ना। उसके बाद क्या होता है, उसे पेट में जाता है, पेट में उसका डाइजेशन होता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है या जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं होता है वो क्या होता है, गुदा द्वारा उससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते कि कुछ टर्म्स को पहले समझ लीजिए। जैसे जब हम भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो उस प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अंतर्ग्रहण। काफी बच्चों को इन छोटे छोटे शब्दों का मीनिंग नहीं पता होता है, इसलिए मैं इसे स्पेसिफाई करके आपको बता रही हूँ, तो कृपया ध्यान दें। भोजन को जब खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। खाने के बाद हमारे पेट में जाता है, पेट में जब उसमें एंजाइम मिलते हैं और उसमें पचने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे कहते हैं पाचन। जब क्या होता है, उसमें एंजाइम मिलते हैं और क्या होता है, उसके अलावा उसमें जब मिलते हैं तथा प्रक्रिया होती है, इस जो प्रक्रिया को है इसे पाचन कहा जाता है। उसके बाद जब भोजन का पाचन हो जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है, तो ऐसा भोजन जिसका क्या पाचन नहीं हो पाया और ऐसा भोजन जो कि अब हमारे शरीर के लिए आवश्यकता नहीं है, जिसके उससे क्या होता है, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि अपच भोजन को निकालने को क्या कहा जाता है, अपच भोजन के निकालने को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बहिक्षेपण।
ये इसलिए कि जब डाइजेशन हम पढ़े, एक्चुअल में माना में डाइजेशन पढ़े, तो जहाँ अंतर्ग्रहण आए, पाचन आए, बहिक्षेपण आए, आप समझ सकते हो कि क्या मीनिंग हो। अंतर्ग्रहण कहा जा रहा है तो क्या मीनिंग हो रहा है, कहीं पे बहिक्षेपण कहा जा रहा है तो क्या मीनिंग हो रहा है। अंतर्ग्रहण मतलब जब हम खाते हैं, मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं तो क्या हो गया अंतर्ग्रहण। जब वो पेट में जाता है और उसमें क्या एंजाइम मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं पाचन। और जब अपच भोजन जो वेस्टेज जो शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है बहिक्षेपण। तो ये टर्म्स आप समझ चुके हैं। अब आते हैं मेन पाचन पे। जब हम मनुष्य की पाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। और अंतर्ग्रहण में क्या होता है, सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं, मुख में ले जाते हैं, है ना, मुख में ले जाते हैं या मुंह में ले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, भोजन का क्या होता है, चबाया जाता है। और भोजन में क्या होता है, लार मिलाया जाता है। पहले मुख में होते क्या है, दांत होते हैं हमारे पास, और यहाँ पे जो होती है वो होती लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां हमारे पास होती है। ये जो दांत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है आपका इंसाइजर, लिख लीजिए, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जिसे हिंदी में बोला जाता है, जो सबसे आगे वाले होते हैं उन्हें बोलता है कृतनक, उसके बाद आते हैं उसके पीछे वाले रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इंग्लिश में हो गए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो कितने प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुंह में, 4 प्रकार के दांत होता है। इन दांतों का जो मुख्य काम होता है वो क्या है, होता है भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इतनी बात समझ आए। जब भोजन क्या होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में जिस समय तोड़ा जाता है उस समय ये लार ग्रंथियां जो होती हैं इस भोजन में क्या करती हैं, लार को मिलाती है। लार है क्या, ये क्या है, एक एंजाइम है। ये क्या है, एक एंजाइम है। इसका नाम जो है किस प्रकार का एंजाइम है, ये जो एंजाइम है इसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। आप इतनी बात समझ चुके हैं। मुख में क्या होता है, क्या होता है, लाल ग्रंथियां होती हैं। और ये लाल ग्रंथियां क्या होता है, लार का स्त्रावन करते हैं, जो क्या होता है एक प्रकार का एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। अब बात यह आती है इस एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। जब हमने स्वपोषण पढ़ा था, स्वपोषण में हमने पढ़ा था कि प्लांट जब क्या करते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं, तो जितना ग्लूकोज क्या होता है उनकी बॉडी में यूज हो जाता है, वो तो यूज हो जाता है, लेकिन जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में कर रहे थे, मांड के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में यूज कर रहे थे। अब क्या होता है, हम जो होते हैं प्लांट के उत्पादों को ही खाते हैं, जो भी उसका फ्रूट, रूट, लीव, जिसमें भी क्या होता है उसने अपना ग्लूकोज इकट्ठा करा था, अपना स्टार्च इकट्ठा, हम उसको खाते हैं। तो हमने क्या करा, मुख में क्या करा, स्टार्च को लिया, उस स्टार्च पे क्या करेगा, ये एमाइलेज कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या हो गया, ये जो होता है ये मांड या इसे स्टार्च भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इसको। जो है वो सरल शर्करा में क्या कर देता है, सरल शर्करा में इसे कन्वर्ट कर देता है। यानी जो स्टार्च है वो क्या जटिल फॉर्म में है, हमारा बॉडी उसे उस तरह से क्या करता है, अवशोषण नहीं कर पाता है। तो हमारी बॉडी में सीधे मांड किसी काम का नहीं है, तो उससे क्या करता है, सरल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। कौन, एंजाइम। एंजाइम होते क्या, एंजाइम ऐसे केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एमाइलेज है वो किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा, स्टार्च का मांड होगा, एक ही बात है, उसको क्या करता है सिंपल शर्करा में या सिंपल शुगर में उसे कन्वर्ट कर देता है। ये बात हुई मुख। जब मुख से अब हमारा भोजन जो इसोफिगस द्वारा जो हमारी ये फूड पाइप होती है इसके थ्रू कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। तो यहाँ से जो होता है फूड अब आगे गया, आगे हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय जिसे स्टमक भी कहा जाता है। आमाशय में गया, आमाशय में क्या होता है, जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में क्या होता है, आमाशय में भी कुछ ग्रंथियां होती हैं जो क्या करता है, एंजाइम का स्त्राव होता है। तो जैसे ही भोजन आमाशय में गया तो इसमें भी क्या होता है, एंजाइम का ये स्त्रावण होता है। ये जो एंजाइम होते हैं ये मेनली क्या है, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका
HCl। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रिप्सिन। दूसरे नंबर पे आता है आपका पेप्सिन और फिर आता है आपका श्लेष्मा। ये 3 मेन हैं। इसके अलावा एक और आता है, पहले आप इतना समझ लीजिए। जो HCl होता है इसका मुख्य काम क्या होता है? HCl देखिए, HCl क्या है? एसिड है, मतलब ये क्या करेगा? भोजन को एसिडिक माध्यम में कन्वर्ट किया, अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट। आप देखिए लाल ग्रंथि में क्या है? एमाइलेज है। एमाइलेज जो होता है ये क्या होता है? आपका क्षार होता है, क्षारक होता है। तो ये यहाँ पे भोजन जो है क्षारीय माध्यम में होता है। अब जब वो स्टमक में आ गया तो उसमें HCl मिल जाता है। HCl मिलने से क्या होता है? वो अम्लीय माध्यम में। अब उसे अम्लीय माध्यम होने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इस HCl की? तो इसकी जरूरत इसलिए थी कि जो ये पेप्सिन होता है ये तभी सक्रिय होता है, तभी ये अपना काम करेगा जब इसे अम्लीय माध्यम मिलेगा। यानी कि जब HCl का काम क्या हो गया? HCl का काम हो गया भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। अम्लीय माध्यम क्योंकि ताकि इस अम्लीय माध्यम से जो ये पेप्सिन है ये अपना काम कर सके। और पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन को पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। कहाँ पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है। ये तभी सक्रिय होता है, ये तभी काम करता है जब इसमें क्या HCl आके मिल जाता है, यानी जब भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। उसके बाद इस श्लेष्मा का क्या काम है हम अब बात करते हैं श्लेष्मा की। श्लेष्मा क्या काम करता है? हम देखते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो उसमें क्या HCl, माना हमारा स्टमक कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का हमारा स्टमक होता है। तो ये क्या काम करता है कि इसकी दीवारों पे जो होता है ये जो श्लेष्मा होता है ये चिपक जाता है ताकि जो HCl है इसका प्रभाव ना हो। HCl होगा तो ये क्या करेगा? इसको, हमारी जो लेयर है बहुत कोमल होती है, अंदर की जो स्टमक की लेयर होती है तो वो बहुत कोमल होती है, तो उसे जला सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? श्लेष्मा आके जुड़ जाता है और ये क्या करता है? इसका प्रोटेक्शन करता है। यानी श्लेष्मा का कार्य क्या हो गया? HCl से बचाना, HCl से बचाना। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक और इसमें एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम, ये जो रेनिन एंजाइम है ये केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। किसमें? जो क्या करते हैं? माँ का दूध पीते हैं। ये एंजाइम का जो मेन काम है, इसका कार्य ही क्या है? जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। यानी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में? केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप समझ चुके हैं मेनली कितने हैं जो सब में पाए जाते हैं। जो अडल्ट में पाए जाते हैं 3 हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो चारों एंजाइम है इन्हें संयुक्त रूप से जो कहा जाता है उन्हें कहा जाता है आमाशय रस। क्या कहा जाता है? आमाशय रस कहा जाता है, या इन्हें गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है गैस्ट्रिक जूस कहाँ पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम आता है? मोस्टली आपको ये 3 नाम दिए होंगे, लेकिन कहीं ये 4 जूस, अगर चारों हैं तो आप चारों टिक करोगे। इसमें इतने पोर्शन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले तो ये बनता है कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ पाया जाता है, इसमें कौन कौन से। दूसरा जो बहुत बार देखने को आता है बार बार वो होता है रेनिन। इसकी नॉलेज, इसको क्योंकि लोग पढ़ाना भूल जाते हैं या पढ़ना छोड़ देते हैं। तो रेनिन किसका पाचन करता है? तो केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे बच्चों में पाए जाने वाले, केवल छोटे बच्चों में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? रेनिन एंजाइम। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली इस भाग से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मेनली लोगों को लगता है कहाँ से शुरू होता है? आमाशय में शुरू होता है, लेकिन गलत। हमारे भोजन में जो हमारे
जो शरीर है उसमें जो पाचन होता है मुख से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें एमाइलेज एंजाइम मिलता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो कहाँ से शुरू होता है, मुख से होता है। और प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती, हमारी आमाशय से होती है। अब मैं इसका पहले डायग्राम, मुझे पहले बता देना चाहिए थे लेकिन अभी इसका पहले डायग्राम समझा देती हूँ आपको। से तक पढ़ चुके थे, देख लीजिए डायग्राम में। हम भोजन क्या मुख से करते हैं, उसके बाद क्या गर्सिका के थ्रू वो कहाँ आता है, आमाशय तक आता है। हम आमाशय तक की प्रोसेस को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले भोजन कहाँ आया, मुख में आया। मुख के बाद कहाँ आया, आपके आमाशय में आया। और आमाशय से भोजन अब कहाँ जा रहा है, आमाशय से दिख रहे हैं, आमाशय के भोजन कहाँ गया, ये छोटी आंत में। ये जो एरिया है ये पूरा किसका है, क्षुद्रांत का है। तो आमाशय के जो भोजन का अगला पड़ाव होता है वो है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत या इसे क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप देखिए जब भोजन क्या होता है क्षुद्रांत में पहुंचता है, तो क्षुद्रांत में पहुंचने से पहले जैसे वो स्टमक से क्या आ रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, लीवर है। लीवर से एक डक्ट आके कहाँ पे मिल रही है, लीवर से एक डक्ट आके आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रही है। और दूसरा इसके नीचे क्या है, पैनक्रियास, इसे अग्न्याशय भी कहते हैं। पैनक्रियास से भी एक डक्ट आके कहाँ पे मिल रही है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रही है। यानी कि जो जूस क्या कर रहा है, लीवर सिक्रेट कर रहा होगा, जो कुछ जूस क्या कर रहा है, पैनक्रियास सिक्रेट कर रहा है, वो आके कहाँ मिल रहे हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहे हैं। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का या क्षुद्रांत में। इसमें होता क्या है, इसमें भी क्षुद्रांत में जैसे अदर्स में क्या हो रहा था, एंजाइम स्रावित होते थे, ऐसे ही इसमें भी एंजाइम स्रावित होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, भोजन का इसका पूरा पाचन करते हैं। यहाँ पे जो होता है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन के पूर्ण पाचन का मतलब है कि भोजन में क्या होते हैं, मेन कौन से कंपोनेंट होते हैं। मेन मैंने आपको पहले बता चुकी है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा आपका दूसरा जो होता है वो हो गया आपका प्रोटीन। और इसके अलावा जो होता है आपका होता है वसा। ये तीन कंपोनेंट क्या होते हैं, भोजन में आते हैं। भोजन क्षुद्रांत में आया, क्षुद्रांत में क्या हुआ, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन का मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन थे वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो प्रोटीन है वो आपके अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो वसा होता है वो आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाए, ग्लिसरॉल या इसको इस तरह ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस निकलता है इसे क्षुद्रांत या इसे बोलते हैं आंत्रीय रस कहा जाता है, आंत्रीय रस कहा जाता है। और इंग्लिश में जो है इसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। ये तो बात हुई आपकी क्या क्षुद्रांत में क्या होता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पहले समझाया था, यहाँ पे क्या लीवर और पैनक्रियास क्या कर रहे हैं, अपना जूस सिक्रेट करते हैं। अब बात करते हैं लीवर। जब क्या होता है भोजन आमाशय से क्षुद्रांत आता है तो उससे पहले क्या होता है, उसमें यकृत मिल जाता है। यकृत यानी लीवर। ये यकृत करता क्या है, यकृत जो है एक क्षारीय स्रावण करता है। यकृत का जो सिक्रेशन होता है उसका जो मीडियम होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय स्रावण करता है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं, या इसे क्या कहा जाता है, बाइल जूस। ये जो पित्त रस होता है, इस पित्त रस का कार्य क्या है, ये पित्त रस क्या काम करता है, इसका जो कार्य है वो है वसा का अम्लीकरण करना, वसा का जो फैट है उसका इमल्सिफाइड करना।
यानी कि वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण करना, वसा का इमल्सीकरण करना। वसा का इमल्सीकरण का क्या मतलब है, माना ये कोई वसा का एक मॉलिक्यूल होता है और इस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, छोटे छोटे अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने को क्या कहा जाता है, वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है। और ये करता कौन है, लीवर करता है या पितरस करता है। जैसे कि एक बड़ा पत्थर है, एक बड़े पत्थर को क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर में तोड़ दें तो वो क्या हो गया, वसा का इमल्सीकरण हो गया। तो पितरस क्या करता है, इसका मेन फंक्शन हो गया वसा का इमल्सीकरण करना। कहाँ होता है, पित्त में आता है। ये पितरस यहाँ आपके पित्ताशय में बना, लीवर में बना, लीवर से कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, अपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे आ गया। वहां पे जो भोजन आ रहा था, भोजन में जितना भी क्या था, वसा के मॉलिक्यूल थे, उस जितने भी यहाँ से क्या आ रहे थे, वसा के मॉलिक्यूल थे, उसको क्या कर दिया उसने, उसका इमल्सीकरण कर दिया, उसके छोटे छोटे कण कर दिया। अब जैसे ही भोजन थोड़ा सा आगे आगे बढ़ता है, यहाँ पे क्या है आपका अग्न्याशय है। अग्न्याशय भी कुछ क्या करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है। यहाँ पे मिटा देती हूँ ताकि थोड़ा जगह बन जाए। ये आपका यहाँ से भोजन, उसके बाद कहाँ आ गया आपका, यहाँ पे आपका अग्न्याशय, जिससे पेनक्रियास कहा जाता है, पेनक्रियास कहा जाता है। अग्न्याशय में क्या होता है, अग्न्याशय भी कुछ क्या करते हैं, अपने जूस का स्त्रावण करता है, जूस स्त्रावित करता है। इसमें जो है मेन आपके 3 होते हैं। पहला जो है आपका वो है आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका लाइपेज, और आपका जो तीसरा है वो है आपका लाइपेज, तीसरा जो है आपका वो है आपका एमाइलेज, एमाइलेज। एमाइलेज कहीं और भी सीक्रेट हो रहा था, कहाँ हो रहा था, हमारी लार ग्रंथियों में। तो इसका काम होता क्या है, सबसे पहले जो यकृत है ना, उसने क्या करा, इस क्षारीय स्त्रावण को क्या स्त्रावित करा। क्षारीय स्त्रावण जैसे ही यहाँ पे स्त्रावित हो गया, ये क्या हो जाता है, पूरा का भोजन हमारा क्षारीय हो जाता है। अब जो पित्तरस से जो ट्रिप्सिन निकल रहा है ना, ये ट्रिप्सिन केवल क्षारीय माध्यम में काम कर सकता है, इसलिए भोजन का क्षारीय होना क्या जरूरी था, जिसको करने का काम किसने करा, लीवर ने करा। भोजन यहाँ पे क्षारीय हो जाता है, और क्षारीय माध्यम में जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कोई और भी कर रहा था, कौन कर रहा था, जब हम आमाशय में पढ़ा था तो आमाशय में हमने क्या पढ़ा था, पेप्सिन पढ़ा था। पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन का पाचन कर रहा था, लेकिन वो किस माध्यम में काम करता है, वो अमूल्य माध्यम में काम करता है। वहां से जितना बचा हुआ जो प्रोटीन होता है वो जैसे ही आगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, आगे खिसकता है, वैसे ही उसमें क्या पेनक्रियाटिक जूस आके मिल जाता है, जिसमें क्या ट्रिप्सिन और बाकी बचे हुए भोजन का क्या कर लेता है, या बाकी बचे हुए प्रोटीन का पाचन कर लेता है। अब जो ये लाइपेज होता है, ये जो लीवर ने यहाँ पे क्या करा था, इस लीवर ने क्या करा था, वसा का अम्लशीकृत करा था। उस अम्लशीकृत वसा का क्या करता है, पाचन करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे वसा का पाचन करता है, जिसमें क्या करेगा, ये जो लाइपेज होता है ना, ये वसा को क्या करता है, ये यहाँ पे इसको इतना समझ रहे, आगे मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया। वसा का पाचन किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। उसके बाद एमाइलेज है, एमाइलेज क्या काम करता है, वही काम करेगा जो हमारी लार ग्रंथि के टाइम कर रहा था। जो लाइपेज है, लाइपेज यहाँ पे भी वही काम करता है जो वो लार ग्रंथि में करा। तो क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहाँ पे आप पेनक्रियाट के फंक्शन समझ चुके हैं। इन सबको जो संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पेनक्रियास से निकलता क्या कहा जाता है, पेनक्रियाटिक जूस या अग्न्याशय रस कहा जाता है। तो ये लीवर और ये लीवर से आके पेनक्रियास से आके ये जो कहाँ मिल गए हैं, अब क्षुद्रांत में मिल गया। अब यहाँ से भोजन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये इसका
आगे वाला पार्ट था, मतलब इनिशियल एरिया था, अब क्या होता है ये लास्ट वाले एरिया में पहुंच जाता है। यहाँ पे जो होता है भोजन का आगे का पाचन होता है। तो अब आप स्मॉल इंटेस्टाइन को समझिए, थोड़ा समझा चुकी थी मैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, भोजन का पूरा पाचन होता है। पूरा पाचन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन आपको अमीनो अम्ल में, और जो वसा था वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्षुद्रांत के एक दो अपने फैक्ट समझ लीजिए। क्षुद्रांत का जो अपना एक फैक्ट है ये है कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जितना भी हमारा क्या है एलिमेंट्री कैनाल है या हमारा जो पाचन तंत्र है, उसका सबसे लंबा अंग होता है। तो सबसे क्या है, लंबा अंग है, लंबा अंग है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। और दूसरी जो खास बात ये है कि ये जो क्षुद्रांत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती है। इसकी लंबाई जो होती है अलग अलग होती है, इसकी लंबाई अलग अलग होती है। किसी में ये क्या होती है, लंबी होती है, किसी में छोटी होती है और किसी में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसकी अलग अलग की बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबी जो होती है ये उनमें होते हैं जो घास खाते हैं, घास खाने वालों में, यानी कि हार्बीवोरस जो भी जितने भी एनिमल हैं उनकी क्षुद्रांत जो होती है सबसे लंबी होती है। अब क्या रीजन है इसके लंबी होने का, रीजन ये है कि जो घास खाने वाले एनिमल होते हैं वो घास खाते हैं, तो घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज क्या होता है, बहुत जटिल होता है, उसे पाचन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत एनर्जी लगती है उसे पाचन करने के लिए। तो इसलिए जो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ताकि भोजन यहाँ से आते 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 क्या उसका एक लंबा एक बड़ा स्पेस मिल जाए उसे पाचन होने के लिए। तो सबसे बड़ा किसमें हो गया, सबसे लंबा जो होता है, सबसे लंबी जो होते हैं वो होती हैं आपके घास खाने वालों में। उसके बाद सबसे छोटी जो होती हैं, सबसे छोटी की बात करें तो वो होती हैं आपके मांस खाने वाले में, मांस खाने वाले में जिन्हें हम ओमनीवोरस कहा जाता है, हार्बीवोरस मांस खाने वाले में जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। तो जो मांस खाने वाले होते हैं, जैसे क्या हो गया इसमें शेर हो गया, तो इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो सबसे छोटी होती है। क्यों, मांस जो होता है अपने आप में बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होता, उसे पचाना क्या होता है, आसान होता है, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा बड़े सरफेस की जरूरत नहीं है अपने भोजन को पचाने के लिए। इन दोनों से छोटी, घास खाने वाले से छोटी, जो क्या होते, जो क्या जैसे कि मानव हो गया, इनमें ये क्या कहते हैं, प्लांट के उत्पाद को खाते हैं जो ऑलरेडी क्या मांड के रूप में, ऐसा नहीं है कि सेलुलोज को मांड के रूप, मांड क्या सेलुलोज से थोड़ा सरल फॉर्म में, और कुछ लोग क्या खाते हैं, थोड़ा बहुत क्या मांस खाते हैं। तो जैसे इनमें क्या होती है, इससे थोड़ा छोटी होती है, ये तो सबसे छोटी होगी, इससे थोड़ा छोटे, और इससे क्या होती है, बड़ी होती है, जैसे कि मनुष्य में होगी। क्यों, क्योंकि ये जो इनका जो ये फूड लेते हैं वो इतना ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स नहीं है कि उसे पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की या बहुत बड़े सरफेस एरिया की जरूरत पड़े। तो ये इसका अपना एक फैक्ट हो गया। दूसरा जो बनता है, दूसरा यही है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, क्षुद्रांत में हो गया। इसकी लंबाई जो होती है सबसे सब में अलग अलग, इसकी लंबाई जो होती है सबसे लंबा एरिया जो कि 7.5 मीटर के लगभग के बराबर होता है। और कंप्लीट ये दूसरा बनता है, यहाँ पे क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, यहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। अब अवशोषण होता कैसे है, क्षुद्रांत में हम पढ़ चुके हैं पाचन होता है, अब पाचन हो गया तो अब क्या करना है, बॉडी को उसको लेना भी है, उसका अवशोषण करना है। तो क्षुद्रांत में क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं, कुछ क्या होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं जिन्हें विली भी कहा जाता है। दीर्घ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके सरफेस पे कुछ इस तरह के, माना ये क्या है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके सरफेस पे कुछ इससे इस तरह के उंगली जैसी संरचना हमें दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आपका विली या दीर्घ रोम कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका जो कार्य है वो है क्या, उसका कार्य है भोजन का अवशोषण करना। जितना भोजन सारा पाचन हो गया उसका क्या करते हैं, ये भोजन का अवशोषण करते हैं। ये जो विली होते हैं ना, इनमें बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं बारीक बारीक, और जैसे ही ये क्या करते हैं, माना इसने यहाँ से भोजन का अवशोषण करा, वो भोजन क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे चले जाता है। अब
यहाँ पे भोजन का अवशोषण भी हो गया। क्या जरूरत है भोजन के अवशोषण की, क्या आवश्यकता है इसकी जो आवश्यकता है, इसकी जो उपयोगिता है वो क्यों है? उपयोगिता एक तो ये है, भोजन करेंगे तो हमें क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। बेशक वो डाइजेशन का पार्ट नहीं है, एनर्जी मिलती है हमें रेस्पिरेशन से, श्वसन से, लेकिन यहाँ पे क्या भोजन होगा तभी तो उसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो पहला क्या हो गया, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा क्या हो गया, शरीर की वृद्धि के लिए। तीसरा क्या हो गया, जो उत्तक होंगे उत्तकों की, पुराने उत्तकों की मरम्मत के लिए। और चौथा, नए उत्तकों की वृद्धि कब होगी, जब नए उत्तक बनेंगे, नए उत्तकों के निर्माण के लिए, नए उत्तकों के निर्माण के लिए। तो इसलिए क्या होता है, भोजन का अवशोषण होना जरूरी है। तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, तो किसके द्वारा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, किसके द्वारा होता है, दीर्घ या विली के द्वारा होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है ना, तो उन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करिए, क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है, दीर्घ ना देकर विली ही तुम्हें हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए। वो विली हिंदी में लिखा होगा, लेकिन ये वाला विली होगा, समझ लिया। तो अब बात होता है, ये क्षुद्रांत में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, पूरा भोजन क्षुद्रांत में हो जाता है, उसके बाद भोजन फिर क्षुद्रांत से आगे जाता है। इस तरह से भोजन क्या होता है, यहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब यहाँ से भोजन जो ये बड़ी आंत में जाना शुरू होता है। ये जो पूरा एरिया है ये हमारा बड़ी आंत है। अब क्षुद्रांत से अगला पड़ाव जो आता है, ये आता है आपका बृहदांत्र। बृहदांत या इसमें इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भोजन का अवशोषण यहाँ पे हो गया, जो बचा हुआ भोजन में क्या होता है, पानी होता है। इसमें क्या होता है, पानी का अवशोषण। इसमें भी कुछ क्या, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या थे, दीर्घ रोम थे, वैसे ही इसमें क्या होते हैं, कुछ दीर्घ रोम होते हैं जो क्या करते हैं, पानी का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं। इसके अलावा कुछ खनिज लवणों का भी ये क्या करते हैं, यहाँ पे खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं। खनिज लवण जैसे कि जब हमारे बॉडी से क्या होता है, सोडियम ज्यादा मात्रा में क्या होता है, छन के बृहदांत तक पहुंच जाता है, तो बृहदांत में उस सोडियम का क्या हो जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो क्षुद्रांत में क्या इंपॉर्टेंट काम होता है, पानी और खनिज लवणों का क्या अवशोषण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में देखा गया। इसके अलावा छिद्रांत में जब कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस, तो उसके बाद अब क्या होता है, हमारी बॉडी जो भोजन होता है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो अब सिर्फ हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या अपच भोजन रह जाता है या फिर वेस्टेज रह जाता है जो हमारे किसी काम का नहीं। क्षुद्रांत से जब है, अब यहाँ से आगे जो होता है ये आपके गुदा में पहुंच जाता है और गुदा द्वार के द्वारा इसे क्या कर देते हैं, बहिक्षेपण कर देते हैं। बहिक्षेपण का क्या मतलब बताया था मैंने, यहाँ से जो होता है इसका बहिक्षेपण हो जाता है। बहिक्षेपण का क्या मतलब बताया था, बहिक्षेपण का मतलब होता है शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये सब प्रोसेस जो होती है किसमें, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये सब प्रोसेस होती है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बृहदांत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर के लगभग होती है, जबकि हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है 7.5 मीटर के बराबर होते हैं। अब इसकी लंबाई इतनी ज्यादा, इसकी लंबाई इतनी कम है, तो इसे बड़ी आंत और इसे छोटी आंत क्यों कहा जाता है। इसको जो इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं कहा जाता है, बल्कि इसकी देखोगे तो इसका विड्थ, इसकी मोटाई क्या है, ज्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बहुत पतली होती है, तो इसलिए इसे बड़ी आंत, इसलिए छोटी आंत कहा गया, ना कि इसके लंबाई के आधार पे। तो यहाँ पे आपके चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नहीं ये टॉपिक कंप्लीट होता है पोर्शन का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जहाँ से बनते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, 2-3 तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होगा, मुख से होगा। अगला जो बनता है वो बनता है कि जो लाइपेज है वो किस प्रकार की वसा पे काम करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है, फैटी एसिड के ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कराता है, लेकिन किस तरह की वसा में काम करता है, वो सिर्फ इमल्सीकृत वसा पे काम करता है। और उसका इमल्सीकृत करने का काम कौन करता है, आपका लीवर करता है। अगला जो आता है, कई बार ऐसा पूछ जाता है पेनक्रियाटिक जूस किस माध्यम में काम कर रहा है, तो किस माध्यम में कर रहा है, क्षारीय माध्यम में। या गैस्ट्रिक जूस किस माध्यम में काम करते हैं, तो अम्लीय जूस, अम्लीय माध्यम में काम करते हैं।
ये कुछ 2-4 क्वेश्चन इसमें से क्या है इंपॉर्टेंट होते, एक बार और समझ लीजिए। हम भोजन को मुख में लेते हैं, मुख के बाद तो गर्सनी के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में आता है, हमारे आमाशय में आता है। आमाशय में कुछ एंजाइम निकलते हैं, वो कौन से एंजाइम थे, वो 3 एंजाइम थे, HCl, दूसरा था आपका पेप्सिन, तीसरा था आपका श्लेष्मा, और एक और जो बच्चों में मिलता है वो था आपका रेनिन। उसके बाद भोजन क्या है, क्षुद्रांत से आगे बढ़ती है, जैसे वो अपर क्षुद्रांत में होती है या जो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, उसमें क्या होता है, कुछ जूस आके मिलते हैं, लीवर से उसमें बाइल जूस आके मिलता है, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आके मिलते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में कौन से थे आपके, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। लाइपेज जो होता है एमल्सीकृत वसा का क्या करता है, डाइजेशन करता है, किस फॉर्म में, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आता है एमाइलेज था, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और उसके अलावा ट्रिप्सिन था जो प्रोटीन का पाचन करता है। एमल्सीकृत वसा का पाचन जो है बाइल जूस से होता है, फिर ये लोअर इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, जहां पे इसका क्या होता है, कंप्लीट कुछ इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं और उसका कंप्लीट पाचन कर देते हैं। कंप्लीट पाचन होने के बाद क्या है, इसी एरिया में क्या होता है, उसका अवशोषण होता है, जो कौन करते हैं, विली या दीर्घरोम करते हैं। जो बचा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, जो आवश्यकता से ज्यादा वाटर चले जाता है उसका अवशोषण होता है, कुछ खनिज लवणों का अवशोषण। अब केवल वेस्टेज बच जाता है, और वेस्टेज होते गुदाद्वार द्वारा बाहर उसका क्षेपण कर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। थैंक यू।